माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जेनाइटल इन्फेक्शन प्लस स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड है। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। अभी हम यहाँ पर जो जिक्र करने जाएंगे वो जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड चलेंगे हम लोग, क्योंकि यह जो वायरस होती है वह स्किन पे भी डिजीज प्रोड्यूस करता है और जेनाइटल पे भी डिजीज प्रोड्यूस करता है। स्किन पे जो डिजीज प्रोड्यूस करता है हम इसके बारे में डर्मेटोलॉजी में बता चुके हैं, जिसको हम वाट्स बोलते हैं या भेरुकी बोलते हैं, वाट्स या भेरुकी। जैसा कि हम जानते हैं इस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। पैपिलो का मतलब होता है स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, ओमा का मतलब होता है ग्रोथ या मास, यानी कि स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर मास लाइक ग्रोथ करने को हम लोग बोलते हैं पैपिलोमा वायरस, पैपिलोमा बोलते हैं। और ये होता किसकी वजह से है? वायरस की वजह से होती है। हम तो ये जानते हैं कि वायरस तो सेल को डेथ कराता है, लेकिन वायरस फिर सेल को प्रोलिफरेट कैसे करता है इसके बारे में हम लोग मैकेनिज्म थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो एचपीवी जो वायरस होती है, यह वायरस एक बहुत सीरियस गायनेकोलॉजिकल डिजीज ये प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण सर्विक्स कैंसर होता है। वो कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो इतना तो मालूम हो चुका है कि जो वायरस है ये वायरस एक ग्रोथ स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में, और यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले हैं जेनाइटल ऑर्गन्स में। ये वायरस हमारे बॉडी में कैसे ट्रांसमिट हो जाती है? ये वायरस एक मल्टी सेक्सुअल पार्टनर से, या फिर अर्ली एज सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, या अर्ली प्रेगनेंसी के कारण से, या क्लोज कंटेक्ट के कारण, या फिर अगर डिस्टर्ब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है क्वाइटस, उस सारे कंडीशन से क्या होती है, ये वायरस वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। इसलिए क्या होता है इसमें यह जो इन्फेक्शन होता है, यह इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, चाहे वो जेनाइटल के कारण से जेनाइटल सेक्स की वजह से हो या किसी और कंडीशन क्लोज कंटेक्ट की वजह से ये ट्रांसफर हो जाता है। ये वायरस जब आता है जेनाइटल ऑर्गन्स में, तो कुछ महीनों के बाद, 1 मंथ से लेकर के 1 मंथ to 5 मंथ के बीच में ये कुछ ना कुछ प्रोलिफरेशन करता है। और ये क्या करता है? ये डिजनरेशन और डिवाइडेशन, इस वायरस का नेचर होता है डिजनरेशन एंड डिवाइडेशन, ऐसी तरह से प्रोड्यूस करता है डिजीज। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में कि कैसे डिजीज प्रोड्यूस करता है। ये देखिए, तो वायरस जब भी आता है हमारे बॉडी में, तो नॉर्मल तो हम यही जानते हैं, जैसे मान लीजिए जेनाइटल ऑर्गन्स का ही सेल है, हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं समझने के लिए इसको हम लोग। तो जनरली कोई वायरस जब हमारे सेल में आता है तो नॉर्मल में तो क्या करता है, वो डीएनए को डैमेज करता है, इसके कारण सेल नेक्रोसिस हो जाती है, वहाँ पर गैंग्रीन होता है। तो नॉर्मल तो कोई वायरस यही करता है, लेकिन एचपीवी क्या करती है कि मान लीजिए जेनाइटल ऑर्गन्स के म्यूकस मेम्ब्रेन पर आती है और सबसे ज़्यादा अटैक करती है म्यूकस मेम्ब्रेन पे। कब अटैक करती है? एडोलेसेंट एज में या फिर अर्ली एज में, क्योंकि वहाँ पर एक्टिव सेल होता है, मॉडिफाइड सेल होता है। कोई पूछे आपसे कि यह एचपीवी जो होती है वह एडल्ट स्टेज में ज़्यादा अटैक क्यों करती है, मेनोपॉज में क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि वहाँ पर सेल पर रिसेप्टर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, वायरस के लिए फेवरेबल रिसेप्टर होता है। तो वायरस का फेवरेबल रिसेप्टर होने के कारण क्या होता है कि वायरस उस एज में क्या होता है कि यहाँ पर अटैच कर जाता है। अब क्या करेगा वायरस, ये कि वायरस इस सेल में इंटर कर जाएगी। इंटर करने के बाद क्या करता है, न्यूक्लियस के डीएनए को क्या करता है ना, जो होस्ट सेल का डीएनए होती है उसमें जाकर के प्रोलिफरेशन करना स्टार्ट कर देता है। ये प्रोलिफरेशन करने लगता है यहाँ पे, और इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर सेल डिवाइड कर जाता है। देखिए, सेल डैमेज नहीं होती है, सेल डिवाइड कर जाती है। अब सेल जब डिवाइड कर जाती है यहाँ पे, तो ये एक तरह से वायरस इन्फेक्टेड सेल बन जाता है। सेल 2 को बन गया, लेकिन क्या हुआ, वायरस इन्फेक्टेड सेल है। इसके सरफेस पे वहाँ पर इंटरफेरॉन रहेंगे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर क्या करेगी, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल अगर है तो बॉडी का जो टी लिम्फोसाइट है वो वहाँ पर माइग्रेट करेगा, वहाँ एक्टिव हो जाएगी, वो प्रोड्यूस करेगा साइटोटॉक्सिक टी सेल, वहाँ पर लिबरेट करेगी। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा, वहाँ पर लिम्फोकाइंस सिंथेसिस करेगी। साइटोटॉक्सिक टी सेल यहाँ पे आकर के लिम्फोकाइंस, तो लिम्फोकाइंस क्या करेगी, सेल को मारने की कोशिश करेगी और इंटरफेरॉन बचने की कोशिश करेगी। दोनों कंडीशन से क्या होती है कि सेल धीरे धीरे डेथ नहीं हो पाती है, और सेल धीरे धीरे क्या होता है, डिजनरेट हो जाता है। और इस तरह से डिजनरेट होने के बाद तो वायरस क्या करेगा, सेल को डिवाइड करेगा, इम्यून सिस्टम डिजनरेट करेगा। तो वायरस डिवाइड कर रहा है, इम्यून सिस्टम डिजनरेट कर रहा है। इसलिए बोले हम लोग ये डिजीज क्या होती है, डिवाइडेशन और डिजनरेटेड की होती है। इसलिए क्या होती है, यहाँ पर बहुत सारे सेल यहाँ पर डिजनरेट करेंगे, और डिजनरेट करते करते क्या होता है, वहाँ पर
एक छोटा सा एक मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट्स बोलते हैं। यही कंडीशन जब एडवांस स्टेज हो जाती है तो यही जो होती है डिवाइडेशन पावर बढ़ जाता है और वो फिर कैंसर का रूप ले लेता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो एचपीवी वायरस होती है वो जाइटस ऑर्गन पर अटैक करती है। अब बात चलते हैं सिम्टम पे। अगर इसका सिम्टम क्या होता है, मैं देखिए मेल में भी इसमें पेनिस में क्या होता है ना कि वाट्स बनता है, लेकिन बहुत ही रेयर बनता है और उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। दिक्कत कब होती है, डिस्पेरोनिया में प्रॉब्लम डिस्पेरोनिया हो सकता है, यानी कि पेनफुल क्वाइटस हो सकता है, और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो सकता, बहुत माइल्ड पेन हो सकता है, वो भी कभी फ्रिक्शन वगैरह से वहाँ पर दर्द हो सकता है। अदर मिक्चुरेशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होता है, फीमेल में। फीमेल में क्या होता है कि वहाँ पर जाइटल वाट्स प्रोड्यूस करता है, उसके कारण वहाँ पर कुछ ना कुछ वायरल पेन भी होती है, कुछ डिस्चार्ज भी होता है, अबनॉर्मल डिस्चार्ज, म्यूकस डिस्चार्ज, ब्लीडिंग भी अबनॉर्मल यहाँ हो सकती है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स भी हो सकती है वहाँ पे। ये सब कंडीशन यहाँ पर दिल्ली इस वायरस की वजह से मिलता है। ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन इसमें ज़्यादा होता है। क्या होता है, सर्विस कैंसर होती है इसमें, और ये भी मालूम होगा कि सर्विस कैंसर का सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉज होता है ना, ये वायरस होता है एचपीवी। करेगा क्या वहाँ पे कि सेम उसी तरह से सर्विस में सेम काम करेगा कि जा करके वहाँ पर डीएनए को प्रोलिफरेट कर देगा, क्योंकि गैरेज एंजाइम तो होता नहीं इसमें, और ये क्या करता है कि वहाँ पर सेल को डिवाइड करता है, इसीलिए क्या करता है वहाँ पर सर्विस कैंसर प्रोड्यूस करता है, कॉमनेस्ट ये। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका होता है सर्विस कैंसर। कभी कभी भल्वर कैंसर प्रोड्यूस करता है, वेजाइनल कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है वहाँ पे। नेक्स्ट कंडीशन आता है इसका इन्वेस्टिगेशन। हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं इस एचपीवी को। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इसमें पैप-स्मीयर टेस्ट, पैप-स्मीयर टेस्ट। देखिए WHO के अनुसार जो होता है ना, हर फीमेल को एवरी 4 ईयर में कम से कम एक बार पैप-स्मीयर करानी चाहिए। उस फीमेल को पैप-स्मीयर करानी चाहिए जिसमें कि अबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा हो या अबनॉर्मलिटी डेवलप हो रही है जाइटल ऑर्गन्स में, तो उसको हर एवरी 4 ईयर में कम से कम एक बार जो होता है पैप-स्मीयर टेस्ट कराते हैं। पैप-स्मीयर टेस्ट से क्या होती है, कम से कम ये पता चलेगा कि जो डिस्चार्ज हो रही है, कोई सेल वहाँ पर अबनॉर्मल प्रोलिफरेट तो नहीं हो रही है, इसलिए पैप-स्मीयर टेस्ट कराते हैं। बहुत ज़्यादा कोई खर्च भी नहीं होती है और आराम से इसमें कोई पेन, ये तो पेनलेस इन्वेस्टिगेशन है ना, कोई पेन भी नहीं होती है। इसमें जेराइटल से स्वाब ले करके और क्या करते हैं उसमें स्लाइड पे स्मीयर बना करके, और उस पैप पे स्टेन होती है, पैप पे स्टेन का एक प्रोसेस होती है, उस स्टेन से स्टेन करके और वहाँ पर सेल को डिटरमाइन करते हैं कि इन्फ्लामेटरी सेल है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है, कैंसर सेल है, डिजनरेटेड सेल है, या कुछ और कुछ कंडीशन है। तो इसलिए जो होता है सबसे मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट जो होती है पैप-स्मीयर टेस्ट होती है। नेक्स्ट जो होती है इसमें हम लोग एलाइजा टेस्ट भी करा के देख सकते हैं, एलाइजा फॉर एचपीवी, वो हम लोग करा करके इसको हम लोग देख सकते हैं। तो वहाँ उसमें भी आपको रिपोर्ट क्या हो सकती है, एलाइजा फॉर एचपीवी, इसमें रिपोर्ट आपको पॉजिटिव मिलता है। बाकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो डायरेक्ट हम लोग इससे हम लोग देख सकते हैं। अदर वे फिर ट्रांसवेजानल सोनोग्राफी, ट्रांसवेजानल सोनोग्राफी से क्या हो सकता है, हम लोग वाट्स को देख सकते हैं या मास को वहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्लियरफाई नहीं मिलती है। फिर लोग बायोप्सी के लिए फिर सजेशन करेंगे, तो बायोप्सी करने से क्या होती है, वो तो क्लियर हो जाएगी कि वहाँ पर सेल क्या है और कैसा मास है वहाँ पे। क्योंकि कभी कभी ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस दे सकता है किस चीज़ से, पॉलिप से या फिर बर्थोलिन सीस्ट से हो सकता है। इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखना वहाँ पे जो वार्ड्स होती है उसकी करेक्टर भी अलग हो जाती है, वो आपको क्लियर अगर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं ना तो वहाँ पता चल जाती है। नेक्स्ट आते हैं इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला वायरस इन्फेक्ट हो ही नहीं, इसके लिए हम लोग मल्टी सेक्सुअल पार्टनर से बात करते हैं, या फिर जो ही होती है प्रोटेक्टेड सेक्स के लिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वहाँ पे। तो जो और अर्ली एज प्रेगनेंसी से रोकते हैं, अर्ली एज जो होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स से प्रिवेंट करते हैं। मेन मैनेजमेंट हम लोग यही करते हैं कि किसी तरह से कंटामिनेशन सेक्स ना हो सके। और नेक्स्ट आते हैं इसके प्रिवेंशन के लिए, इसके लिए वैक्सीन आती है, जो आती है सर्वरिक्स करके वैक्सीन आती है। यह वैक्सीन जो होती है, जो उसको टीका बोलते हैं, कोई 9 ईयर से लेकर के और 15 ईयर के बीच में हर फीमेल को ये लगाते हैं टीका को। ये 2 और 3 दो तरह का वैक्सीन आता है, मोनोक्लोनल एंटी वैक्सीन और पॉलीक्लोनल वैक्सीन। तो इसलिए आपको जो उपलब्ध मिले आपको ले सकते हैं उसमें। तो इसके लिए जो होते हैं वैक्सीन जरूर लगवाते हैं, और वैक्सीन जो होता है प्रिवेंट करता है। 9 ईयर टू 15 ईयर में इसको हम लोग वैक्सीन को लगा देते हैं। अगर कोई फीमेल अगर 15 ईयर में अगर छूट जाती है सपोज दैट, तो आगे लगाते हैं लोग वैक्सीन देते हैं, लेकिन 1 ईयर तक सेक्सुअल इंटरकोर्स से अवॉइड करते हैं, तभी यह वैक्सीन काम करती है। ये था मेरा इसमें एचपीवी के बारे में। लेकिन अगर कोई फीमेल अगर मिलती है अगर एचपीवी की, अगर पेशेंट आ जाता है तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है होम्योपैथिक में थूजा है, जो कि हम लोग इसको कंटिन्यू देते हैं, इसको ओरली इंटेक कराते हैं।
क्योंकि बाहरी हम लोग एक्सटर्नल तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप हम लोग बोलते हैं पेशेंट को कि कम से कम 24 घंटा में एक बार थूजा को डाइल्यूट करके, पानी में डाइल्यूट करके एक बार कम से कम कॉटन से उस वार्ड्स पे लगाने से ये वार्ड्स समाप्त हो जाती है। दूसरा होता है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम जो होता है डाइल्यूशन में हम लोग 200 में उसको डेली सुबह सुबह एक बार हम लोग खाली पेट उसको हम लोग देते हैं। इससे जो होता है वो हम लोग ये वार्ड समाप्त हो जाती है। अगर ये मांस का फॉर्म ले लेता है तो हम लोग क्या करते हैं फिर, तब कार्सिनोसिस जो होता है वो लोग वीकली 1 डोज इसको दे देते हैं। इससे क्या होता है कि कार्सिनोस जो कैंसर का खतरा नहीं हो पाती है, यह नहीं बन पाता है। ये था मेरा HPV इन्फेक्शन। इसमें कोई अगर दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट्स करेंगे। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।